हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस। तो आज हम इस जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रेम्बल। प्रस्तावना के बारे में हम जो जरूरी जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, अपने कुछ की पॉइंट्स होंगे उनके बारे में पढ़ने। देखिए, यहाँ मैंने ये बताया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे बताया। देखिए, द प्रेम्बल to the Indian Constitution is based on the objective resolution which is drafted by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने बताई है आपको कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया है और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। तो इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो बहुत सारी कमेटियां गठित की गई थी। ठीक है, इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी आपकी प्रारूप समिति, ओके, या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कमेटी को तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, प्रारूप समिति, ओके। तो संविधान के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रारूप समिति ने, ओके। यहीं पे जो आपका मैं एक चीज को समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसके पीछे जो ब्रिटेन, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे, तो उनका क्या उद्देश्य था? उन्होंने क्या ये कहते थे कि जाओ इंडियंस तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो? नहीं, उसी को मैंने यहाँ पे समझाया है कि संविधान के निर्माण को लेकर ही क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1942 में, लेकिन ये असफल हो गया। रीजन, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे सारे ब्रिटिश थे। इंडियंस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे हो और उसमें इंडियंस को ही शामिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को लेकर इसका बहुत बॉयकॉट किया गया और क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो सका। उसके बाद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 में, और ये अपनी योजना को प्रस्तुत करता है कैबिनेट मिशन, और इसी के तहत अब क्या होता है कि संविधान सभा गठित की जाती है। ठीक है, संविधान सभा गठित की जाती है और संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका मैं एक फैक्ट बता दे रही हूँ कि इस दिन जो पहले अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे, और वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका? वन मिनट रुकिए, लाइन पे पहुंचने दीजिए मुझे। कुछ टेक्निकल इशू है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो वो कौन थे? वो थे आपके सच्चिदानंद, हाँ, तो वो कौन थे? सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। अब यहाँ पे ये चीज मैंने आपको समझाई है, तो यहाँ पे ये बात कही है जो हमारी प्रेम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। ठीक है, ये एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो संविधान के किस पार्ट से संबंधित है? प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट, बीपीएसपी, तो उसमें आपको क्या लगाना है? प्रेम्बल। ठीक है, तो यहीं पे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी इसको कब प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने इसको प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? तो उसको आप समझ लीजिए, डेट पूछ ली जाती है कि संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा ने इसको अपनाया था 22 जनवरी, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। तो देखिए, इट हैज बीन अमेंडमेंट बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको मैं बाद में समझूंगी, पहले हम ये समझिए कि ये जो हमारी प्रेम्बल है ये कहाँ से ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पता होगा आप लोगों को कि जो हमारा संविधान है
इसको बोरोइंग बैग भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको बोरोइंग बैग कहा गया, यानी कि उधार का थैला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया था हमारे संविधान का निर्माण करने में। जैसे कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए? यूएसए से, ठीक है। बीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, ठीक है। तो ये चीज थी, इसलिए कुछ लोगों ने इसको बोरोइंग बैग कह के संबोधित किया है, ठीक है, जो कि पूर्णतः गलत है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेम्बल कहाँ से ली? तो प्रेम्बल यूएसए से ली गई थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट लाइन में दे रखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इट हैज बीन अमेंडमेंट। मतलब क्या प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कौन संशोधन करता है? क्या हम लोग करते हैं, जनता करती है, या किसके द्वारा प्रेम्बल में संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है, और कौन करता है? तो संशोधन का जो एक राइट है वो किसको दे रखा है? पार्लियामेंट को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी संशोधन होगा तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 368 के तहत ये प्रस्तावना या प्रेम्बल में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन प्रेम्बल में जितने भी वर्ड दे रखे हैं आपके, जैसे सोशलिस्ट हुआ, सेकुलर हुआ, इंटेग्रिटी हुआ, ठीक है, आपका ये संपूर्ण संपन्न हुआ, या कुछ भी समाजवादी, सोशलिस्ट, सब कुछ, पंथ निरपेक्ष, उसमें से किसी भी वर्ड को पार्लियामेंट हटा नहीं सकती है, ठीक है। प्रेम्बल को संशोधन कर सकती है, उसमें जोड़ सकती है, लेकिन उस वर्ड को हटा नहीं सकती है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपने वर्डिक्ट में ये कहा था कि प्रेम्बल में संशोधन तो संभव है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को तो सुप्रीम कोर्ट भी अब तक डिफाइन नहीं कर पाया है। तो यही चीज है कि हाँ, प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है। कौन करेगी? संसद। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल है आपका 368। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब तक कितने संशोधन प्रस्तावना में हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक एक ही संशोधन हुआ है आपका, ठीक है। वो भी कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उसमें कुछ वर्ड एडिट किए गए थे, 3 शब्द उसमें एडिट किए गए थे। एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। यही चीज यहाँ पे इसमें समझाया गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य यहाँ पे ये होता है, आप समझ लीजिए जिसको नहीं पता हो, कि जो भारत है वो विविधताओं का देश है, ठीक है। भारत में तरह तरह की जाति के लोग निवास करते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं, ठीक है। आपको अपने कुछ ही दूरी पे अलग अलग प्रजातियां नजर आ जाती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि इतनी विविधताओं पूर्ण देश में सबको अपना धर्म या अपनी जाति, अपनी आस्था को अपनाने का अधिकार होगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि स्टेट का कोई पर्सनल धर्म नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल धर्म से मतलब ये है कि स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, ठीक है। प्रमोट का मतलब ये होता है कि हाँ चलो अपना धर्म घोषित करके, जैसे पाकिस्तान में वहां की सरकार का क्या धर्म है? वो तो मुस्लिम है, ठीक है, उन लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब पाक है, वो सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। वहां सभी धर्म समान नहीं है, क्योंकि अपनी इंडिया में क्या है, सारे रिलीजन समान है। तो यही चीज मैं समझाना चाहती थी कि धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य यही होता है कि स्टेट का कोई पर्सनल रिलीजन नहीं होगा। अगर वो प्रमोट भी कर रहे हैं तो सभी रिलीजन को करेगी, यानी कि प्रमोट करने का भी मतलब ये होता है जैसे किसी धर्म को उत्थान के लिए उसने कुछ दान दे दिया, ठीक है, तो वो चीज अलग है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। और समाजवाद का तात्पर्य तो पता ही होगा। तो अब उसको हम चलते हैं, हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें प्रेम्बल का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल क्या है, तो इसको मैं ही समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिए, कि प्रेम्बल क्या होती है। तो इसको बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में समझेंगे, कोई ड्रामा करते हुए नहीं। देखो, अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में सभी लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल जरूर बनाई होगी, ठीक है। जिसने नहीं बनाई होगी उसकी बहनों ने बनाई होगी, कि लड़के कहाँ ही बनाने वाले फाइल। तो देखिए, प्रोजेक्ट फाइल अगर आपने बनाई होगी
तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसमें जो ये आपका फर्स्ट पेज होता है उसमें यहाँ पे लिखा होता है प्रीफेस या इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीरीज नंबर मतलब सीरियल नंबर लिखे होते हैं, ऐसे फर्स्ट पे ये मिलेगा पेज पे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, ठीक है। अब मैं एग्जांपल फॉर सपोज करती हूँ कि ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो नेशनल मूवमेंट है उससे मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट पेज पे है आपका 1857 का विद्रोह, फिर आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो हैं, सेकंड पेज से स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस इंडेक्स ने, इस प्रेफेस ने, ये प्रीफेस ने इस फाइल का इंट्रो दे दिया, ठीक है, कि हाँ इस फाइल के अंदर अगर मैं जाऊंगी तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो इसी तरह जो हमारी प्रेम्बल है वो क्या है, प्रेम्बल हमारी इंट्रो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये चीज आपको आसान शब्दों में समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसीलिए इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, संविधान की कुंजी, या एक और शब्द मैं यहाँ पे बता रही हूँ, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द और आपको बता रही हूँ, वो है सोल, ठीक है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये किसको कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है, आपका प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी आप पेपर देने जाते हो और आपको प्रेम्बल ऑप्शन में नहीं हो, तो अगर पूछा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है आर्टिकल 32, ठीक है, क्या, आर्टिकल 32, ठीक है, क्योंकि इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब समझ में आ गया होगा कि प्रेम्बल क्या है, तो प्रेम्बल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते हो, उसकी प्रेम्बल को देख के भी आप समझ सकते हो कि क्या आदर्श हैं भारतीय संविधान के, ठीक है, उद्देश्य क्या है, स्रोत क्या है, ये सब चीज प्रेम्बल से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी या गणतंत्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए इसका जो क्रम पूछ लिया जाता है तो उसमें ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये है आपका उसका क्रम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो देन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो इसमें क्या शो हो रहा है, देखिए, निम्न शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, क्रम बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके सिवा इसका कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि देखो उसको कैसे करते हैं, पहले सी, क्योंकि सार्वभौमिकी है सबसे पहले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या है, समाजवादी है, ए, फिर डी और फिर है आपका बी, ठीक है। तो अब ये देखिए किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, ए में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है मेरे पास, ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मौलिक अधिकार,
संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में साफ रूप से कहा गया है कि जो भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे राज्य का कोई, स्टेट का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होगा या स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, रिकॉल करते हैं तुरंत। एक तो था आपका समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, ठीक है, और एक था आपका अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ठीक है, सेक्युलर और ये सेक्युलर और ये आपका सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट और ये आपका है इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और उसने पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, देखो संप्रभु नहीं है। वी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वही क्रम ही पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण पुत्र संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि वी द पीपुल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने कहां से लिया है, ये जो हमने प्रस्तावना अपनी कहां से ली थी, यूएसए से। ठीक है, और यूएसए के संविधान में ये एज इट लिखा है, मतलब जैसा अभी यहां मैंने लिखा है वी द पीपुल। ठीक है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ठीक है, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनता ही तो चुन के भेजती है उनको, तो जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ का पहला व्यक्ति, इनके प्रमुख व्यक्ति है, वो कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, मतलब इसमें पूछा कि कब संशोधन किया गया था, उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था। हाँ, 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो कब संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था, तो 1976 में। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था क्वेश्चन उसी से सारे आ रहे हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो 32वां, 42वां, 44वां, 74वां, तो क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें, 42वें, 43वें या 44वें, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 42वें। ठीक है, ये कब हुआ था, 1976 में। सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, सेम क्वेश्चन है वही, 42वां संविधान संशोधन। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। भारत के संविधान के जो आमुख का मतलब होता है प्रेम्बल का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये चारों ही सही है, तो डी सभी चारों। अगर आप प्रेम्बल खोल के देखोगे
आज खोल के देखना जाके इस क्लास को लेने के बाद, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये चारों का वर्णन मिलेगा। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और यहाँ के लोगों को 3 तरह के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, कितने 2 तरह की, विचार की, अभिव्यक्ति की और अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की गई है। ठीक है, तो ये आप आज प्रेम्बल जरूर खोल के देखें। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, गणतंत्र से क्या तात्पर्य होता है? जो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस तरह से चुना जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, यानी कि गणतंत्र से मतलब होता है कि किसी भी जो राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख है वो कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो, फिर वो चाहे आपका डायरेक्ट निर्वाचित हो या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो भारत में क्या है? भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस तरह निर्वाचित होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, तो गणतंत्र से तात्पर्य होता है कि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख हो किसी भी देश का वो निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है गणतंत्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभित होती है। कैसे होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था किससे शुरू होती है? वी द पीपल। ओके, यानी कि जो सार्वभौमिकता है कौन है? जनता ही आपकी सार्वभौमिक है। ठीक है, जनता। ओके, तो ये चीज करेक्ट होगी, समझ में आ गया होगा। कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का या अंतःक्रियावाद का। तो किसका सिद्धांत है? ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, यानी कि सभी लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है? यूनिवर्सल थॉट है ये, सार्वभौमिकता सिद्धांत है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मैंने कहा था मेरे उस पढ़ाए हुए 2-3 स्लाइड से ही क्वेश्चन सारे फंस रहे हैं। देखिए, मैंने बताया था कि धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य होता है कि स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या लोक कल्याण। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ये सबको पता होगा, लोक कल्याण कहीं नहीं है, बाकी इन तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए जो हमारी प्रेम्बल है उसमें अफसोस की बात है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है, बाकी इन तीनों की गई है, विचार की भी, अभिव्यक्ति की भी और विश्वास की स्वतंत्रता भी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 3 तरह के न्याय की बात की गई है प्रेम्बल में।
एक तो हो गया आपका सामाजिक, और आपका ये हो गया आर्थिक, आर्थिक, ठीक है, एंड जो लास्ट वन है वो है आपका राजनीतिक, ठीक है, यानी कि आपका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये 3 तरह की न्याय की बात की गई है, कहीं भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको रेज कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना, उसने सही है पूछा है, ठीक है। ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इनको कब जोड़ा गया था, इनको 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनको जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये मूल संविधान के पार्ट नहीं थे, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, जो मैंने बताया था आपको, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर सी ऑप्शन नहीं दे रखा हो इन केस, तो आप क्या लगाओगे, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। किसने कहा था, मैं ये भी लिख दूं, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर, ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया। अगर उद्देशिका नहीं दे रखा हो तो आपको डी ऑप्शन लगाना है, ठीक है। वैसे उद्देशिका ही कहा गया है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, के एम मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी ने इसको क्या कहा गया है, जन्म कुंडली, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जो मौलिक संरचना है उसका भाग स्वीकार किया है? बेरुवारी विवाद, ए.के. गोपलन विवाद, प्रीवी पर्स विवाद या केशवानंद भारती विवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हुआ क्या था, बहुत विवाद हुआ इस चीज को लेकर कि क्या जो हमारी प्रेम्बल है ये संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है। संविधान का जो भाग या पार्ट है, यस या नो, है या नहीं है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। उसी टाइम पे एक बेरुवारी विवाद होता है जिसमें ये बात कह दी गई कि जो ये प्रेम्बल है ये संविधान का जो पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस होता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1973 में। और इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कह दिया जाता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का पार्ट है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए उसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ या उसको तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो उसके शब्द दे रखे हैं उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये था कॉन्सेप्ट और उसका हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, थैंक यू वेरी मच। अब जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सोर्सेस
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कल का टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो प्लीज गाइस बने रहो। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर, लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है। हम चलते हैं।